Consider a large block placed on a smooth horizontal surface with a man standing at one end of the block। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये मान लिया स्मूथ सरफेस है और उसके ऊपर एक लार्ज ब्लॉक रखा हुआ, कोई लार्ज ब्लॉक रखा हुआ है, प्लांक की फॉर्मेट का है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक साइड में एक पर्सन खड़ा हुआ है। ये ठीक। अभी कह रहे हैं द मैन वॉक्स टू द अदर एंड रिलेटेड टू द ब्लॉक। ये जो पर्सन है ये दूसरे एंड की तरफ मूव करना शुरू कर दे रहा है। तो जब पर्सन आगे की तरफ बढ़ेगा, मान लिया पर्सन का मास m1 है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ब्लॉक पे फोर्स पीछे लगा रहा होगा, तभी तो खुद आगे को प्रोपेल कर पा रहा होगा। और ब्लॉक जो है वो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो ब्लॉक का मास अगर मान लिया m2 है तो ब्लॉक कहाँ शिफ्ट होगा? ब्लॉक पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक। और इस पूरे मोशन से इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं शिफ्ट नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास आपका रहेगा रेस्ट में। ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि द डिस्टेंसेस, एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ moved by the man and the block are in inverse ratio of their masses are in the direction, direct ratio, डायरेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, डायरेक्शन नहीं होगा, are in the direct ratio of their masses independent of their masses, और कुछ कुछ चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। ठीक। तो हमें ये पता है कि अगर दो मासेज हैं, मान लिया एक मास ये m1 है और एक मास ये m2 है, और इनका सेंटर ऑफ मास मान लिया यहाँ पे है, और ये सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट में है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? रेस्ट में। तो अगर एक m1 मास इस तरफ चलेगा r1, तो m2 मास को भी इस तरफ चलना पड़ेगा r2, और m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होगा। ठीक। तो वही इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, m1 r1 इक्वल टू किसके बराबर होगा? m2 r2 के। ठीक। तो यहाँ से जो डिस्टेंस मूव्ड है उनकी, यानी r1 अपॉन r2 की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो वो आपका आ जाएगा m2/m1। इसका मतलब डिस्टेंस मूव्ड जो है वो उनके मासेस के इन्वर्स रेशियो में है। अगर प्लांक बहुत भारी होगा तो प्लांक बहुत थोड़ा सा शिफ्ट होगा। ठीक है। मास जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना उसका शिफ्ट जो है वो कम होता जाएगा। अगर पर्सन बहुत हल्का होगा तो पर्सन को बहुत आगे जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो मास जिसका कम है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, मास जिसका ज़्यादा है उसका डिस्टेंस कम है। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय मैन एंड ब्लॉक आर इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। और ये दोनों डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, एब्सोल्यूट काइंड ऑफ। A body of mass m while falling vertically downwards under gravity breaks into two parts। एक तो b पार्ट है जिसका मास m/3 हो जाता है, और एक c पार्ट है जिसका मास 2m/3 हो जाता है। और सेंटर ऑफ मास के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि एक बॉल है, एक बॉडी है a, जिसका मास m है, और ये वर्टिकली गिर रही है डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा होगा। अब गिरते गिरते अचानक से अगर ये टूट भी जाती है, दो पार्ट्स में टूट भी जाती है अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी पाथ पे, उसी लाइन पे मूव करता चला जाएगा जिस पे वो पहले मूव कर रहा था। तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। डज नॉट शिफ्ट। ठीक। एक हिस्सा भारी है, एक हिस्सा हल्का है। ठीक। तो जो हल्का वाला हिस्सा होगा वो ऑटो में जब भी एक्सप्लोड करेगा तो भारी वाले हिस्से की स्पीड कम होगी और हल्के वाले हिस्से की स्पीड ज़्यादा होगी। तो हल्का वाला हिस्सा ज़्यादा दूर पहुंचेगा, भारी वाला हिस्सा थोड़ा ही दूर पहुंच पाया होगा। बट सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि भारी वाले की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ना ना, भारी वाला सेंटर ऑफ मास से कम दूर जा रहा है, वो किसी की तरफ नहीं शिफ्ट हो रहा है। सेंटर ऑफ मास तो उसी लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा जिस लाइन के अलॉन्ग वो पहले मूव कर रहा था। ठीक है। वो हल्के वाले या भारी वाले की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, वो तो जहाँ है उसी वर्टिकल लाइन पे मूव करेगा। Center of mass does not shift horizontally. It will continue to move on the same vertical line. A body of mass m is standing on a block of mass capital M kept on a rough surface. When a boy walks from left to right on the block, center of mass कहाँ शिफ्ट होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है। तो ढंग से समझना है इसको। जैसे मान लिया सरफेस है, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक है प्लांक की तरह है ये, और जो बॉय है वो लेफ्ट में खड़ा है और लेफ्ट से राइट मूव करेगा वो।
लेकिन ग्राउंड जो है वो स्मूथ नहीं है, ग्राउंड जो है वो रफ है। अगर ग्राउंड स्मूथ होता तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली कहीं भी शिफ्ट नहीं करता, क्योंकि पूरे सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं होता, फ्रिक्शन ही नहीं होता। जब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं होता तो हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। लेकिन अब ये जो सरफेस है ये कैसी है, रफ सरफेस है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा जरा देखते हैं। अगर बॉय मूव करना शुरू करेगा लेफ्ट से राइट, तो प्लंक मूव करने की कोशिश करेगा राइट से लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। प्लंक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर आप पूरा सिस्टम देखोगे, बॉय प्लस प्लंक, बॉय प्लस ब्लॉक या बॉय प्लस प्लंक पूरा सिस्टम लिखोगे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो ये फ्रिक्शन है, और वो इस डायरेक्शन में लग रहा है टुवर्ड्स राइट। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कहाँ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स राइट, सी पार्ट। A 10 kg boy standing in a 40 kg boat floating on water is 20 मीटर अवे फ्रॉम द शोर ऑफ ए रिवर। कुछ इस तरह की सिचुएशन, एक शोर है, मान लिया ये किनारा है, ठीक, और यहाँ पे ये आपका ये पानी है। अब उसमें एक 10 kg बॉय है जो कि 40 kg बोट के अंदर है, तो बोट यहाँ बना लेते हैं इस तरह की, मान लिया ये बोट है। ये बोट है और उसके अंदर एक बॉय है। ठीक, अब मास से लिख लेते हैं। इसका मास दिया है 10 kg और बोट का मास दिया है 40 kg, और इसकी जो शोर से डिस्टेंस दी है वो आपको दी है 20 मीटर। ठीक है। इफ़ द बॉय मूव्स 8 मीटर ऑन द बोट टुवर्ड्स द शोर, अगर ये बोट पे 8 मीटर ट्रेवल कर रहा है, इधर इधर कितना आ रहा है बोट पे 8 मीटर, शोर की तरफ 8 मीटर शिफ्ट हो रहा है बोट पे, तो बोट भी तो पीछे शिफ्ट होगी। तो अब पूछ रहे हैं अब शोर से बताओ कितना दूर आ गया, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द शोर। ठीक है, तो बोट पे अगर वो 8 मीटर शिफ्ट हुआ तो बोट जो होगी वो पीछे की तरफ x मीटर शिफ्ट होगी। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन लगाएंगे m1r1 इज इक्वल टू m2r2, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। तो m1 मान लिया बॉय, बॉय का मास 10 kg और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इधर, तो खुद तो वो शिफ्ट हुआ इधर 8 मीटर और बोट शिफ्ट हुई है x मीटर, तो नेट उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो वो हो जाएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू m2 मास कितना है, तो वो दिया 40 kg और बोट कितना शिफ्ट हो रही है x, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे x। तो x जो आपका आ जाएगा वो आपका आ रहा है 8/5, 1.6 मीटर बोट शिफ्ट हुई है। तो बॉय जो नेट शिफ्ट हुआ होगा वो हुआ होगा 8 माइनस एक्स, ये बॉय का नेट शिफ्ट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ये आपका आ जाएगा 6.4 मीटर शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो अब जो उसकी नई डिस्टेंस होगी, शोर से नई डिस्टेंस कितनी होगी, तो पहले डिस्टेंस थी 20 मीटर और 6.4 शिफ्ट हो गया, तो अब जो नई डिस्टेंस बची होगी शोर से वो होगी 20 माइनस 6.4, दैट इज 13.6 मीटर। इतनी नई डिस्टेंस होगी फ्रॉम द शोर। A wedge Q of mass capital M is placed on a horizontal frictionless surface AB and a block P of mass small m is released on its frictionless slope. As P slides by a length L on the slope of inclination theta, Q would move by a distance of। सिचुएशन ये है कि एक वेज है, ये स्मूथ सरफेस है, ये वेज रखा हुआ है, ये एंगल थीटा है और ये मास m है। ठीक, और जो लेंथ है स्लोप की वो l है। ठीक, ये l लेंथ है और इसके ऊपर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं जब स्मॉल m ये स्लाइड करते हुए नीचे तक पहुंचता है तो उतनी देर में कैपिटल M कितना पीछे स्लाइड हो जाएगा। ठीक, और ग्राउंड आपका कैसा है, स्मूथ,
तो जो हम इसमें इक्वेशन लगाने जा रहे हैं वो ये है आपकी m1r1 इक्वल टू m2r2। अब मान लिया ये वेज जो है वो पीछे शिफ्ट हुआ x, ठीक है, आराम समझना। तो स्मॉल m आगे कितना शिफ्ट हुआ होगा, तो स्मॉल m1 मास हमने माना स्मॉल m, और ये आगे कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना शिफ्ट हुआ होगा, तो ये इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, तो बेस बन गया है l cos थीटा। तो अगर वेज शिफ्ट नहीं होता तो ये l cos थीटा हॉरिजॉन्टली आगे आ जाता, बट वेज पीछे शिफ्ट हो गया x, तो ओवरऑल हॉरिजॉन्टल में कितना आगे आ पाया होगा, तो ये होगा l cos थीटा माइनस x इज इक्वल टू m2 मास जो है वो आपका वेज का मास है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका x है। तो हमें तो बस x पूछा गया, तो x जो आपका आ रहा है वो आपका आएगा स्मॉल m l cos थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। So the answer will be D part.